राजस्थान संस्कृत अकादमी प्रतिवर्ष माघ महोत्सव का आयोजन करती है। इस वर्ष के माघ महोत्सव के आयोजन में एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ा गया है। वह है आधुनिक संस्कृत साहित्य में आधुनिकता पर चर्चा। इस समय चर्चा में हमारे साथ उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध संस्कृत कवि एवं विचारक प्रोफेसर डॉक्टर हर्षदेव माधव जी। माधव जी, आपका इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। प्रणाम जी। जी, अब एक मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान में सभी भारतीय भाषाओं में जो कुछ हाशिए पर था, जो मुख्य धारा साहित्य में जो साहित्य की दृष्टि एक चमकते हुए पर पड़ रही थी, जो अभी अंधेरे में था, हाशिए में था, उस हाशिए को लेकर के संस्कृत अन्य भाषाओं में लिखा गया, मराठी में लिखे, जिसको विमर्श नाम दिया गया। और विमर्श शब्द काश्मीरी शैव दर्शन से लाते हुए जी, और विमर्श नाम दिया गया। स्त्री विमर्श है, नारी विमर्श, स्त्री विमर्श है, दलित विमर्श है, और दलित विमर्श से भी आगे बढ़ करके आदिवासी विमर्श है। तो संस्कृत में भी इस तरह के क्या कार्य आप देखते हैं क्या? जी, आपका जो प्रश्न है वो अद्भुत प्रश्न है। लोग ऐसा मानते हैं कि संस्कृत है वो केवल पंडितों की भाषा है। वास्तव में अब ऐसा नहीं रहा है। संस्कृत भाषा है वो विश्व की जननी है, विश्व की भाषाओं की जननी है। तो दूसरे विश्व में या तो विश्व के दूसरे कोनों में जिस प्रभाव होता है, संस्कृत भी उसे अछूता नहीं रहा है। तो उसके बारे में आपको कुछ बात बताऊं कि जैसे आपने दलित चेतना की बात कही और नारी चेतना की बात कही, तो नारी चेतना की असर तो उनका प्रभाव तो करीब 1950 से शुरू हो गया, मगर अभी तक जो नारी चेतना जिसको हम कहते, नारी संवेदना कहते, वो कम आई थी। तो उनकी दो रचनाएं मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, मगर आपका जो और प्रश्न है उनको भी कह दूं कि ये 2018 में एक किताब आई, सूर्य गेहे तमिश्रा, सूरज के घर में अंधेरा। तो हमारा देश है वो सूर्य का देश है जी। वैदिक ऋषि है वो सूर्य की प्रार्थना करते हैं, और उसके सूर्य के घर में ही अंधेरा मानी की अस्पृश्यता है, दलित लोगों की जो दुर्दशा है, उनके बारे में दलित लोगों की जो कविता है उनका अनुवाद डॉक्टर ऋषिराज जानी ने किया है, और उनका स्वागत हुआ है सारे भारत में जी। तो आप देखेंगे कि सूर्य गेहे तमिश्रा, और दलित लोगों ने भी को भी अच्छा लगा कि हमारी बात है वो देव भाषा में पहुंची, क्योंकि हमारे लिए कोई भी अछूत नहीं है, कोई भी अस्पृश्य नहीं है जी। हमारे लिए तो सभी हमारे बंधु है। तो संस्कृत ने कभी पूर्व में भी अस्पृश्यता में मानी नहीं थी, और 20वीं शताब्दी के बाद आप देखेंगे तो संस्कृत के जो भावबोध है उनमें काफी परिवर्तन आया है। जैसे उमा शंकर जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता अस्पृश्यांत अंतर निवेदनम करके, जी जी, जिसका आपने अनुवाद किया है जी। तो उमा शंकर जोशी है या तो जयवचन मेघाणी, ये सभी हमारे बहुत अच्छे साहित्यकार, गांधी युग के साहित्यकार थे। और आपने कहा आदिवासी, दलित लोग तो समाज में रहते थे, मगर आदिवासी लोग की तो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति बिल्कुल अलग थी। वो जंगल में रहने वाले लोग थे, और उनका जो काव्य शास्त्र था वो भी अलग है। तो उनकी कविता कैसी हो सकती है? करीब 19 आदिवासी भाषाओं में से डॉक्टर ऋषिराज जानी ने ये किताब तैयार की है, धनुरातनोमी। टाइटल आप जानते हो कि ये ऋग्वेद से लिया है। वागाम भ्रूणी जो कहती है जी, अहम रुद्राय धनुरातनोमी, और धनुष्य आदिवासियों और तीर की जो है वो आदिवासियों का प्रतीक है। तो धनुरातनोमी में ये जो भाषा है बहुत कोने की भाषा है, जंगलों की भाषा है, उनकी कविता भी संस्कृत में आ गई है। देव भाषा क्या नहीं कर सकती, आप देखिए तो ये सभी चमत्कार है। और संस्कृत सभी के भावों को वहन करने की क्षमता रखने वाली भाषा है। अब एक संस्कृत साहित्य में आज वर्तमान में ये माना जाता है कि डॉक्टर हर्षदेव माधव जी का परिचय, डॉक्टर हर्षदेव माधव का अर्थ ही है संस्कृत साहित्य की एक जीवंत आधुनिकता। वो तो सभी लोगों का बड़प्पन और आशीर्वाद है। और तो
आपने जो प्रयोग किए हैं जी हाँ, जो आपने तांका, हाइकू, जो नए छंद संस्कृत में स्थापित किए जी। हैं, और हाइकू को तो देखकर ये लगता नहीं है कि ये किसी विदेशी भाषा का छंद है, ये संस्कृत का ही अपना कोई छंद बन गया हो। तो आपके एक तो हाइकू हम सुनना चाहेंगे। अच्छा, हाइकू की रचना मैंने करीब 1974 या तो 75 में मैंने की, और उनके बाद निरंतर हाइकू लिखे जाने के 2020 में भी मैंने करीब 200 से 250 जैसे जितने हाइकू लिखे। तो हाइकू विधा को भी 50 साल होने वाले हैं संस्कृत में। और बहुत आनंद की बात है कि शुरुआत में तो हर जगह होता है कि परंपरा है वो उसको नकारती है, अस्वीकार है वो परंपरा का पहला लक्षण है। अच्छा, मगर संस्कृति परंपरा एक अलग भी है कि वो परंपरा ही आखिर उसको सम्मति की मोहर देती है और स्वीकार कर लेती है। तो जो परंपरा थी उन्होंने मेरी ये विधा को भी स्वीकार कर लिया। 15वीं या 16वीं सदी के आसपास जापान में ये हाइकू की विधा शुरू हुई थी। उसकी लाक्षणिकता यह है कि जो संस्कृत जिस कारण जानी जाती है विश्व में, लाघव, अब जानते हो कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणा, संस्कृत कविता का लाघव हाइकू से ज्यादा कोई सिद्ध नहीं कर सकता। ये मेरी स्थापना है, मेरी चैलेंज भी है कि आप लाघव से अगर कविता, आप केवल 17 अक्षरों में कविता बना दो, कितना लाघव आएगा? उसमें बिंब है, प्रतीक है, नए भावबोध है, और उनके साथ कुछ कतितव्य है। जी, कवि बोलने के बाद जब मौन रहता है तब जो कविता बोलती है, जिसको हम व्यंजना कहते हैं, तो व्यंजना की अपार शक्यताएं ये हाइकू में है। जैसे मैं आपको कुछ हाइकू सुनाता हूँ। जी जी। चंद्र को हमने कामिनी के मुख के रूप में ही देखा है। चंद्र की कोई और कल्पना हो सकती है? चंद्रमुखी एक हमारे प्रसिद्ध है उपमान, रूढ़ उपमान हो गया है। आधुनिक कवि है वो बिंब को तोड़ देता है। इस तरह का जो मिथ होता है ना कि ये इसके लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो जैसे रुग्ण शरीर हो, एक बीमार शरीर वाला, मेघ जल शय्यायाम, बादल की वाटर बेड पर शेते चंद्रमा, चंद्र सोया हुआ है। चंद्र है वो बीमार है, पांडुर हो गया है, फीका हो गया है, और बादल की वाटर बेड पर वो सो रहा है। बहुत खूब। यानी ये एक बिल्कुल आप देखें तो एक अछूता बिंब है, अछूता बिंब है। एक दूसरा बताऊं कि किस तरह व्यंजना आती है हाइकू में। जी। बाल रोदनम, एक छोटा बच्चा, शिशु रोदनम, एक बच्चा रो रहा है, और उसी समय प्रेंखम चालयन स्थित, कोई आदमी उसका झूला, उसका पालना झूला रहा है। कौन है वो? घर वाले नहीं है, प्रविष्ट चोर। एक घर में एक चोर घुस गया है, और चोर है वो बच्चे का रुदन सुनकर उसका पालना झुलाने लगता है। दो कारण है उसके, ये जो है ये व्यंजना ये है, दो कारण है। एक तो चोर में अपने पितृत्व की जागृति हुई है, उसको लगता है कि ये बच्चा रोए तो अच्छी बात नहीं है। जी। दूसरा, उसको भय लगता है कि अगर बच्चे के रोने से घर वाले जाग जाएंगे तो मेरा क्या होगा। अब बताइए मुझे, 17 अक्षर में आपने कभी ऐसी कविता पढ़ी है? जी। प्राचीन से आज तक लेकर। जी जी। एक अन्य कविता है, स्वागत। संत्यवकरे, कूड़े की जो है कचरा पेटी में पड़े हैं। क्या पड़े हैं? संत्यवकारे, संति अवकरे बाल श्रमिक स्वप्न, जो बाल श्रमिक है उसके जो सपने हैं वो वहां पड़े हैं ढेर में, कचरे जैसा। चाय चषके ही, चाय के कप पड़े हैं, और उसके साथ वो जो बच्चा जो चाय बेच रहा है जी, उसके सपने भी वहां चूर चूर होके पड़े हुए, कचरा पात्र में पड़े। अच्छा, हम जब झांकते हैं तो हमारे लिए काफी व्यथाएं, चिंताएं, बाधाएं होती है जी। हर बार मॉर्निंग गुड नहीं होती, हर रोज नहीं गुड मॉर्निंग होती। धीरे धीरे शरीर थक जाता है,
तो उसके एक भाव है, आयुर्भारेण, आयुष्य के भार के साथ, पीड़ा वोढुम उत्थितः, फिर से पीड़ा उठाने के लिए जागा है। कौन जागा है? प्रभाते उष्टः, एक ऊंट है वो सुबह में जाग गया है, फिर से अपनी पीड़ा उठानी है भार के साथ। उम्र का भार उठाने। हाँ, ये आधुनिक जो जीवन है, नगर जीवन है, ये नगर जीवन का प्रतीक ऊंट है। और हमें तो रोज जाग कर, संभवतः आपने कई बार अपने आप को एक मरुस्थल भी बताया है किसी कविता में। संस्कृत में शायद पहले कवि हो जिसने अपने पर कविता लिखी, हर्षदेव माधव, एक कविता है। हाँ, ऐसी कविता है जी। अद्य हर्षदेव माधव मरुस्थलस्य पर्यायोस्ति। ये कविता मैंने 20 वर्ष की उम्र में लिखी थी कि उस समय कोई, मैं इसका अनुवाद करना चाहूंगा कि आज हर्षदेव माधव रेगिस्तान का पर्याय है, किंतु श्वः मरुस्थलम हर्षदेव माधवस्य पर्यायो भविष्यति। किंतु कल मरुस्थल रेगिस्तान हर्षदेव माधव का पर्याय बन जाए। वो रेगिस्तान है, उसका पर्याय मनुष्य बने, वो बुरी चीज है। एक में जाना आपके अंदर जो ये एक जो विभीषिका है जो आपके कविता में बार बार उठ के आती है। आप खंडर पर एक बहुत बड़ा काव्य लिखते हैं, शब्दानाम निर्मक्षकेषु ध्वंसावशेषेषु, शब्दों के सूने खंडरों पर। तो ये जो अनुभूतियां जो आपकी हुई है, ये अनुभूतियां आपके भीतर किस तरह जागी है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? एक आधुनिक कवि के रूप में मैंने अपनी युवावस्था में टी.एस. एलियट को पढ़ा था, और फिर मेरे मन में धीरे धीरे नगर जीवन, आधुनिकता और अस्तित्ववाद, ये सभी विचार मेरे मन में आ रहे थे। और उसी समय में मेरी भाषा को देख रहा था, क्या मेरी भाषा यही भाषा है जिसमें बाण की जिस समय एक समय उसकी समृद्धि थी, कालिदास का लालित्य था, माघ का पांडित्य था। मेरी भाषा आज तो खंडर हो गई है, ऐसा मुझे लगा। और मुझे इस खंडहर को फिर से महालय बनाना था। इसीलिए मैंने नाम दिया शब्दानाम निर्मक्षिकेषु ध्वंसावशेषु। मैं उस ध्वंसावशेष को फिर से सजीवन करना चाहता हूँ। और आप, मेरी एक दीर्घ यात्रा है, करीब 40-45 वर्ष की मेरी संस्कृत यात्रा है। तो मेरी जो अवधारणा थी, मेरे मन में जो ख्याल था, वो मैंने काफी अपने में फलीभूत किया है कि संस्कृत को एक अलग रूप देने का मेरा पुरुषार्थ रहा है और अभी भी रहेगा जी। तो संस्कृत है वो मेरे लिए एक मरी हुई भाषा थी उस समय, जब मैं, क्योंकि उस समय केवल स्तोत्र लिखा जा रहे थे, नेताओं की चापलूसी हो रही थी। वो मेरी कविता नहीं थी। मेरी कविता तो आम आदमी की, नारी की कविता है, दलित की कविता है जी। जैसे मैं आपको एक दलित कविता सुनाता हूँ। स्वागत। एक दलित नारी वो अपनी बात करती है। कविता की विशेषता यह है कि कहीं वो कहती नहीं मैं दलित नारी हूं। अच्छा। हमारी दूसरी कविताएं क्या होती है संस्कृत में कि अभिधा में चलती है। वो कहती है मैं दलित नारी हूँ, मेरे पर ये से हुआ, ऐसा हुआ। ये मेरी कविता नहीं है। मेरी कविता तो प्रतीकों से एक भावबोध के साथ आगे बढ़ती है। अहम अस्मि तमिश्रा, मैं अंधियारा, मैं हूँ अंधेरी रात, मैं हूँ अमावस। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अनुवाद हो गया है। और इंडियन लिटरेचर जैसे नामांकित जो मैगजीन है साहित्य अकेडमी का, उसमें वो छपी है कविता। अयम व्रणो ब्राह्मणानां कुपात जलम आनेतुम गतयोस् चरणयोर अपराधः। आप साथ में अनुवाद करते जाओ तो अच्छा रहेगा। ये घाव ब्राह्मणों के कुएं पर पानी लाने के लिए गए हुए पैरों का अपराधी। हस्ते यो दृश्यते, हाथों में दिखाई देता है। सतु अपक्व रोटिकाम दृष्ट्वा, कच्ची रोटी देख करके, मात्रा तप्त संदंशिका चिन्हेन कृतः अनैपुण्य सूचकः। वाह। और ये तो जो सास ने या माँ ने
हाँ, कच्ची रोटी दे करके जो कच्चापन था, आने पुण्य के सूचक के रूप में कहा हुआ कहा। उन्होंने अपनी जो गर्म सांसी थी वो उसको दजा दी है, उसको दाह दिया है, तो उसका ये व्रण है। भाले यो दृश्यते जी, सवर्ण जनेन कृतस्य प्रणयस्य लांछनम अस्ति। हाँ, ललाट पे जो है वो तो किसी असवर्ण जन के साथ जो प्रेम किया गया उसका चिन्ह। सवर्ण मानी अपनी ज्ञाति, दूसरी कोई ज्ञाति की कोई लड़के को वो प्यार करती है, प्रेम करती है, तो उनके अनुराग को कोई समझता नहीं है, मगर उनको लाठी मार के उनको चुप करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। पृष्ठे गोपिता संति श्वश्रु कोप प्रसादा। हाँ, पीठ में सास के कोप के प्रसाद है। सास भी मारती है उसको। उरुस्थले विद्यन्ते मद्यप पत्यो सिगरेट दाह चिन्हानि। जी, जो उरुस्थल पर है, हाँ, वो जो शराबी पति है वो सिगरेट के निशान देता है उसको, उसकी पीड़ा है। चंद्रिका नष्टा संति गर्भपाते। मेरी जो चांदनिया है वो गर्भपात में गिर गई है। यहाँ आप देखिए कि चंद्रिका शब्द वो सबसे पहले लड़की के रूप में आया है। ये प्रतीक है कि लड़की है तो उसको गिरा दो जी, लड़की नहीं चाहिए। तो चंद्रिका नष्टा संति गर्भपाते ही अहमस्मि तमिश्रा जी, तमसी व्रणा न दृश्यन्ते जायन्ते केवला पीड़ा। जी, अंधेरे में घाव नहीं दिखाई देते, केवल घाव की पीड़ा का अनुभव होता है। जी, संस्कृत में वर्ण भेद, वर्ग भेद, जाति भेद और समाज के जो आंदोलन हो रहे हैं उन सब की छायाएं मिलती हैं। अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि संस्कृत के समीक्षा को यदि हम देखें तो संस्कृत समीक्षा के क्षेत्र में कोई आधुनिक दृष्टिकोण या कोई एक नया दृष्टिकोण आपको दिखाई पड़ता है क्या? या संस्कृत के पास में इस तरह के समीक्षक हैं जो संस्कृत की वर्तमान कविता को उसकी परंपरा के आलोक में और समकालीनता दोनों के आलोक में देख सकते हैं और उसका मूल्यांकन कर सकते हैं? आपका प्रश्न बहुत अद्भुत है और मुझे लगता है कि ये जवाब हमें संस्कृत वालों को और संस्कृत न जानने वालों को भी देना चाहिए। संस्कृत में मेरी ऐसी एक अवधारणा है कि संस्कृत लेखन हमेशा आगे रहा है। अच्छा। और विवेचन उसके बाद चला है। जी। सबसे पहले कृतियां लिखी गई और कृतियों का विवेचन ऐसा ही होता है। जी। कालिदास, माघ वगैरह ने कविता लिखी, उसके बाद अलंकार शास्त्र के प्रणयन होने लगे। तो आधुनिक संस्कृत की चर्चा, विवेचन करने वाली ये सबसे पहली किताब है अर्वाचीन संस्कृत साहित्य दशा और दिशा। मंजुलता शर्मा जी की ये किताब है, 1980 के आसपास ये प्रकाशित हुई थी। उसके बाद दयानंद भार्गव जी ने एक किताब निकाली थी जिसकी ये दूसरी आवृत्ति है, आधुनिक संस्कृत साहित्य, जिस पर मुझे लगता है 1975 के आसपास वहां एक सेमिनार भी हुआ था। और ये दूसरी किताब है। उसके बाद 1990 के आसपास उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने 19 भागों में साहित्य का इतिहास प्रकाशित किया और उसमें अष्टम खंड था, वो आधुनिक खंड था। जी। तो उसमें ये समीक्षाएं आई। और आधुनिक संस्कृत काव्य की परिक्रमा, ये भी मंजुलता शर्मा जी की किताबें हैं। तो ऐसी अलग अलग किताबें आ रही है। और ये जो अजय कुमार मिश्र जी है, उन्होंने आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता पर एक किताब अभी लिखी है। जी। तो संस्कृत के लेखन के साथ उसकी व्याख्याएं करना, उसका लेखन, जैसे तीन अलंकार शास्त्र पिछले 20 वर्ष में आए हैं, जिसमें राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का अभिनव काव्य अलंकार सूत्र आया, फिर अभिराज यशोभूषण ये राजेंद्र मिश्र जी का आया, और इस व्यक्ति का एक नया काव्य शास्त्र आया वागीश्वरी कंठ सूत्रम। तो उसमें 20वीं सदी तक की जो साहित्य की यात्रा है, विश्व साहित्य की यात्रा है, उन सारे
यात्राओं का यहाँ आपको विवेचन मिलेगा जी। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी 2017 में ये 4 खंडों में ये संस्कृत साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ, जिसमें चौथा खंड है वो आधुनिक काल है और उन्होंने 1801 से लेकर 2017 तक की कृतियों का समावेश इसमें किया है, त्रिपाठी जी का। तो साहित्य का प्रणयन हो और उसके साथ इतिहास लिखे जाए जी। ये बहुत रेयर घटना है जी। इट इज रियली रेयर एंड ये संस्कृत ने ये कर दिखाया है जी। हम अपनी हिम्मत के साथ गौरव के साथ कह सकते हैं जी। कि हमारे पास प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर 2017 तक का इतिहास हमारे पास है। तो लोग किस तरह संस्कृत जीवित है, 5000 वर्ष से अपनी धरोहर को बनाए रखे है, उनको किस तरह समृद्ध कर रही है, उनका इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। हमारे विवेचक भी ऐसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति है संस्कृत का जो है, करीब संस्कृत में 250 लोग लिखते हैं, बात सही है, मगर एक व्यक्ति है वो करीब 20-25 या 100 व्यक्ति का काम कर रहा है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपकी अनुमति लेकर के जिसे मैंने अंतिम का उसको अनंतिम प्रश्न बनाते हुए 2 प्रश्न और करना चाहूंगा जी। कि मुझे इस प्रसंगवश याद आ गए कि जिस गंभीरता के साथ में कालिदास लिख रहे थे और जो एक सबको समेट करके एक पूरा विश्वकोश बनाते हुए महाभारतकार लिख रहे हैं, रामायणकार लिख रहे हैं, ऐसी गंभीरता वाले काव्य लेखन भी आधुनिकता के साथ साथ क्या संस्कृत में वर्तमान में मौजूद हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं, अभी भी लिखे जा रहे हैं, लिखे भी गए हैं जी। और उनकी प्रासंगिकता भी है। तो आप देखिए तो राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का जो सौभाग्य नुपुरम आया है जी, वो कितना बृहत काय है। रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का जो महाकाव्य आया स्वातंत्र संभव, वो कितना बड़ा है। कई वर्षों की जो यात्रा है उसको वो समेट रहे हैं जी। और ये सभी जो है वो चिरंजीव भी होने वाले हैं। ये जो कृतियां है वो चिरंजीव भी होने। और आप ऐसा मत सोचिए कि महाकाव्य हो तो ही अमर हो सकता है, छोटी कविता भी अमर हो सकती है जी। और चमत्कार है वो चमत्कार, जैसे भर्तृहरि और अमरू आप देखे तो उन्होंने छोटे छोटे मुक्तक लिखे थे। हाँ, उनका आप भी छोटी कविता लिखते हैं, मगर वो कविता का एक बड़ा मूल्य है जी। हाँ, अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो कोविड-19 का दौर है जी। पूरा विश्व इससे संग्रस्त रहा और अभी बड़ी अपेक्षा और आशाएं हैं कि ये इस महामारी से हम मुक्त हो जाएंगे। इस महामारी से जो पूरी दुनिया में हलचल हुई, उस कोरोना को लेकर के क्या संस्कृत में कुछ लिखा गया या संस्कृत वाले बैठ करके केवल अंदर सोते रहे? ये 21वीं सदी का प्रश्न आ गया जी। कोरोना की शुरुआत तो सभी को डरावनी लगी थी, लगी, मगर संस्कृत वाले कभी हार नहीं मानते। हम तो क्या समुद्र मंथन करके उसमें से अमृत निकालने वाले लोग हैं। कोरोना के समय में कोरोना पर भी काफी रचनाएं लिखी गई जी। कोरोना के समय संस्कृत साहित्य को कोई हानि नहीं पहुंची क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हमारे पास है। तो जो पत्रिकाएं ऑफलाइन निकलती थी वो सभी ऑनलाइन निकलने लगी। पद्यबंधा और कथा सरित के अंक वो ऑनलाइन आने लगे। हाँ, 2 महीने तक थोड़ा पत्र व्यवहार का प्रश्न था, मगर उसके बावजूद लोग अपनी रचनाएं वो फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप से माध्यम से, या तो वेबिनार होने लगे सारे भारत में, और वेबिनार में काफी चर्चाएं हुई साहित्य की, अभी भी हो रही है। साहित्य अकेडमी जितनी है उन्होंने भी ऑनलाइन कई कार्यक्रम किए, कवि संवाद किए। तो मैं आपको ये बताऊं, कोरोना पर ये मैंने प्रिंट निकाली है, ये ऑनलाइन पत्रिका थी, कोरोना पर सारी कविताएं इसमें है। अच्छा, समग्र खंड ही कोरोना पर केंद्रित किया गया। हाँ, और हमारे प्रभुनाथ द्विवेदी जी ने एक शतक लिखा
राजेंद्र मिश्र जी ने भी एक शतक लिखा कोरोना पर। और कथा सरित का जो अगला अंक आने वाला है वो कोरोना पर आधारित कहानियों का आ रहा है जी। कोरोना पर किस तरह की संवेदना लोग साहित्यकारों दे रहे हैं, तो उनमें से आपको कोरोना पर 2 कविताएं आपको सुनाता हूं। स्वागत है। एक है वो थोड़ी गंभीर रचना है, प्रेम की रचना है जी। क्योंकि मेरी जो प्रेयसी है वो अलकनंदा है, गंगा की जो धारा है, और वो कभी मरती नहीं, कोरोना में भी नहीं, कोरोना के बाद भी वो जीवित रहेगी। तो एक प्रेमी है, वो प्रेमी अपनी प्रेमिका को कोरोना के समय में क्या लिखता है। हे अलकनंदे, पत्र स्पर्शानाम भाषा विस्मृता स्वस्थे ही। हाथ है वो स्पर्श की भाषा भूल गई है, लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने से डरते थे। श्वासेषु सुगंध परिचयो नास्ति, नाक पर पट्टी बांधे हुए तो सुगंध का कोई परिचय नहीं है। ओष्ठपुटानि शब्द स्पंदन रहितानि वेपन्ते, जो ओठ है उसमें से शब्द नहीं निकल रहे। दूरता व्याप्तास्ति प्रति मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य दूर हो गया है एक दूसरे से। इस सामाजिक दूरी का नारा, सामाजिक दूरी का वो कविता में किस तरह उपयोग हुआ है। वातायनम उद्घाट्य द्रष्टुम साहसम नास्ति नेत्राणाम, आंख है वो मना कर रही है, बाहर नहीं देखना है, बारी बंद रखो, शायद कोरोना आ जाए। गृहेषु प्रवासो मंजुषासु पिहिता प्रवासाः मंजुषासु पिहिता सन्ति, गृहेषु प्रवास मंजुषासु पिहिता सन्ति चरणानां मनोरथाः। पैर तो जाना चाहते थे बाहर, मगर अभी सूटकेस में बंद है सभी सपने बाहर जाने के। वायुर्वाति शत्रुत्व अहंकार युक्त, शत्रु बनकर वायु बह रहा है, कहीं से कोरोना का चेप आ जाए, कहीं से कोरोना लग जाए। वृक्षा संति ऋतु रोमांचहीना, पेड़ तो है मगर ऋतु का रोमांच नहीं है। ये जो राजस्थान एकेडमी कर रही है ना इस साल माघ महोत्सव, वो वसंत ला रही है। तो गत वर्ष तो वसंत भी नहीं था, वसंत का कोई रोमांच नहीं था, केवल मेरे जैसा कोई अकेला भटकता भटकता थोड़े पेड़ों को देख लाता था, वो भी चुप के दिशे पुलिस की नजरों से बचकर। वृक्षा संति ऋतु रोमांचहीनाः वै विस्फारित नेत्रेषु स्वप्नानां स्वप्नापि न सन्ति, सपना के भी सपने भी नहीं आ रहे, सपनों की भी सपने तो होते हैं वो भी नहीं आ रहे, आंख खाली है। हे अलकनंदे तव नामापि विस्मरेयम्, मैं तेरा नाम भूल जाऊं। तत्पूर्वम माम नय तव प्रदेशम, मुझे तेरे प्रदेश में ले जा, मैं कोरोना के प्रदेश में नहीं रहना चाहता हूं, मुझे तेरे स्वप्न भूमि में ले जा, शायद मैं मर जाऊं तो भी मुझे कोई बात नहीं है। ये कोरोना की एक आधुनिक कृति है। और दूसरी आप जानते हो कि मेरा एक स्वभाव है जिसमें एक हास्य और व्यंग्य करने वाला एक आदमी छुपा हुआ है, तो उस पर एक ऐसी रचना है। कोरोना पर, मृत्यु पर भी मैं हंस सकता हूँ, मृत्यु शतक मैंने लिखा है, और उसमें एक कविता ऐसी है कि हे यमराज किम एतावद एव मम पुण्यमस्ति यत् स्वर्गे अप्सरसो भवेयुः न भवेत् उपनेत्रम में। स्वर्ग में अप्सराएं तो हो, स्वर्ग में अप्सरा तो हो, हाँ, मगर मेरे चश्मे न हो, वो कैसा मेरा पुण्य है जी। तो एक कोरोना लाभ। अच्छा, कोरोना से जो लाभ मिले, कोरोना से क्या लाभ मिल रहे हैं, वो कह रहे, एक गुजराती में कहावत है, हिंदी में भी होगी कि खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ जाएंगे। वो कहावत झूठी साबित हो गई। रिक्त हस्तो जनिम लेबे रिक्त हस्तो दिवम गतः, खाली हाथ है तो खाली जात। ये अभाण कोस्ति प्राचीनो व्यर्थो रोग वशात गतः, वो अभाणक वो कहावत है वो झूठी साबित हो गई। नयंती दे दिवम सार्धम स्पर्श मात्रेण सज्जना, ये सज्जन लोग मर रहे हैं, अपने साथ भी ले जा रहे हैं दूसरे लोगों को, जिसको वो छूते हैं वो सभी भी मर जाते हैं। तो ये तो अलग बात हो गई। संबंधिनों भी गच्छन्ति दिवम सार्धम ही ले रहे, अपने संबंधियों को भी ले जाते हैं अपने साथ। कई घरों में ऐसा हुआ है कि एक घर में से 2-3 व्यक्तियों की मौत हो गई है। तो अभी आदमी अकेला नहीं जाता, अपने के साथ ले जाता है दूसरे लोगों को भी। अब क्या होता है
स्वश्रुम प्रष्टुम मनः कांक्षित, ऐसा मन होता है कि सांस को जरा छू लूं तो वो भी मेरे साथ चली जाए। स्वशुरम क्रोध मूर्छितम, जो मेरा ससुर है वो सदा क्रोध में ही रहता है, उनको भी मैं मेरे साथ ले जाऊं, उनको छू कर। ऐसा वो कोरोना रोग से पीड़ित व्यक्ति ऐसा सोचता है। संपर्क स्वामिनो वांछित नूनम संक्रमितो उदना, अपने बॉस को भी जो है नौकर है, सेवाग्रस्त जो लोग है, वो ऐसा सोचते भाई मैं मेरे बॉस को मेरे साथ ले जाऊं, मेरे काफी लहू पिया है उसने। उत्तम मरण गृहम जातः कोरोना रोग पीड़ित, एक कोरोना से रोग से पीड़ित एक व्यक्ति था, वो उसके लेनदार के पास चला गया, चल भाई तू भी मेरे साथ, मेरा बहुत जी खाया है तूने। नूनम भारो धरित्याहि न्यूनो जातु ही रोगतः, रोग से भार पृथ्वी का हल्का हो गया। पहले तो देवों को जन्म लेना पड़ता था, कोरोना ने जन्म लिया तो पृथ्वी का भार वैसे ही हल्का हो गया। बंधु भी रहितम नास्ति स्वर्ग स्थानम ही भाज, अब स्वर्ग में भी संबंधी मिल रहे हैं, स्वर्ग कहाँ अकेला है। नरके जन संवर्धो जातो रोग प्रसादता, रोग की कृपा ऐसी है कि नरक में भी जन की वेदनी इकट्ठी हो रही है, पीड़ हो गई। कालिदास का एक बहुत अच्छा वाक्य है, स्निग्ध जन समविभक्तम दुखम सह्य वेदनम भवति, समविभक्तम दुखम सर्वम बंधु भी स्वजन तथा। ये जो मैं अकेला क्यों बीमार पड़ू, मेरे साथ दूसरों को भी बीमार पड़ू ने, मेरी व्यथा दूसरों को भी होनी चाहिए। स्वल्पस्य विक्रयम कृत्यक्त्वा, आप जानते हो कि हमारे आधुनिक कवियों का एक दुर्भाग्य है कि सभी शब्दावली हमारे पास होती नहीं है, तो कई शब्द मुझे बनाने पड़ते हैं। स्वल्पस्य विक्रयम, रिटेल मार्केट छोड़कर महतो विक्रयी यम है वो थोकबंद, जिसको होलसेल बोलते हैं, होलसेल भाव से वो ले जा रहा है मनुष्यों को, वो भी रिटेल सेलर बंद हो गया। पत्नीषु वर्धते स्नेह, पत्नी पर स्नेह बढ़ जाता है क्योंकि वो रोज लहू पीती है। प्रियाया विरहे मनम, क्वारंटाइन हुई व्यक्ति है, उनको लगता है कि प्रिया तो मिलती नहीं है, पत्नी से मैं कब छुटकारा पाऊं। पित्रोश्च शुश्रूषा कार्यात् पलायन्ते ही कागरा, अब ऐसे कायर लोग हो गए हैं कि अपने माता पिता की सेवा भी करने नहीं चाहते। एक दूसरी कहावत है संस्कृत में, राजद्वारे श्मशाने च यह तिष्ठति स बांधव। राजद्वार माने कि कोर्ट और श्मशान में जो अपने पास खड़ा रहे वो बांधव होता है, मगर अब कोई ऐसे बांधव नहीं है कि जो श्मशान में भी साथ में आए। इति विस्मृत्य रोगिणाम सम्मुखम याति कोपी न, कोई आता ही नहीं उनके सामने। श्मशाने सेवका द्वित्रा अंत्येष्टि कर्मणि स्थिता, उस व्यक्ति की अंत्येष्टि करनी है, श्मशान में संस्कार करने हैं, तो कोई दवा खाने वाले जो एक दो लोग हैं वो आके उसको जला देते हैं, तो कहाँ संबंध रहे, संबंधों का मूल्य क्या रहा जी। रुग्णयानम विलोक्येव पलायन्ते पतिव्रता, वो भूतकाल में तो पौराणिक में तो ऐसी बातें आती है पौराणिक कथाओं में कि पत्नी है वो सावित्री जैसी होती है, वो पति के पीछे जाती है, मगर अभी की जो पतिव्रताएं है 21वीं सदी की, वो तो एम्बुलेंस देख के चली जाती है अपने मायके, भाई इनको जो मरना है तो मरने दो, कोई सवाल नहीं है। रुग्णयानम विलोक्येव पलायन्ते पतिव्रता एकाकी वास, क्वारंटाइन के लिए शब्द है, एकाकी वास उद्विग्नम चित्तम इच्छन्ति स्वेच्छया, मन में अपने आप हो जाता है कि ये ऐसा जीना क्या जीना है। स्वर्गवासम पुनः करतुम निवस्तुम बंधुबीसा, मैं भी स्वर्ग में चले जाऊं, मेरे जो संबंधी हो। तो आप देखिए तो हास्य और करुण ये दोनों एक साथ मिले हुए थे, या तो उसको हम ऐसा कहते हैं एक सिक्के की दो बाजू है जी। तो हास्य की रचना में व्यंग्य भी है, कटाक्ष भी है और यथार्थ निरूपण भी है जी। राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा माघ महोत्सव के तहत संस्कृत साहित्य में आधुनिकता पर आदरणीय प्रोफेसर हर्षदेव माधव जी ने जो अपनी चर्चा प्रस्तुत की, और अपने माधव जी एक स्वयं संस्कृत के आधुनिक साहित्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, और माघ महोत्सव में ये आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है कि माघ के बारे में ये जो कहा गया
कि नव सर्गे गते माघे नव शब्दों न विद्यते, यानी माघ का नया जो उन माघ के सर्गों में जाकर के नया शब्द नहीं रह जाता है, माघ सबका प्रयोग कर लेते हैं, वो एक नवीनता के परिचायक होते हैं। एक तरह की आधुनिकता, एक तरह का प्रातिभ उत्कर्ष माघ जो लाते हैं, वो प्रातिभ उत्कर्ष केवल माघ तक सीमित नहीं रहता है। हर समय का संस्कृत कवि अपने समय के, अपने कालखंड के मानदंडों को लेकर खड़ा होता है, अपने कालखंड की चिंताओं को लेकर के, उस समय की समस्याओं को लेकर के, और उस समय की जो संवाद होते हैं उन सारे संवादों को लेकर जब सामने आता है तो संस्कृत साहित्य में एक आधुनिकता प्रस्फुटित होती है। एक बहुत बड़ा विषय, और माघ हमारा आदर्श है साहब जी, और एक बहुत बड़ा विषय जो आपने संक्षेप में प्रस्तुत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजस्थान संस्कृत अकादमी, संजय जाला साहब, अकादमी परिवार और आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, और माघ महोत्सव की मैं शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। और संस्कृत में माघ चिरंजीव रहे, माघ ऋतु चिरंजीव रहे, वसंत ऋतु चिरंजीव रहे, माघ के आशीर्वाद हमारे संस्कृत कवियों पर बने रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ माघ से और भगवती शारदा से। नमस्कार। माघ जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत साहित्य में आधुनिकता विषय पर चर्चा करने हेतु राजस्थान संस्कृत अकेडमी द्वारा वार्ताकार प्रोफेसर हर्षदेव माधव और उनके साथ वार्ता करने वाले डॉक्टर प्रवीण पंड्या तथा आदरणीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर दयानंद भार्गव का अभिनंदन करती हूँ। और भार्गव साहब ने जो कहा कि संस्कृत का कवि अनंत्य को प्राप्त करता है, विश्व की और भाषाओं के कवियों की तुलना कर ली जाए कि उनका साहित्य कितनी उम्र का रहा, तो मैं इस संदर्भ में आनंद वर्धनाचार्य को याद करना चाहूँगी, जब वे ध्वन्यालोक में कहते हैं वाणी नवत्वम आयाति पूर्वार्थानन्वयत्यपि, और फिर वो कहते हैं कि वाच्य अर्थ की अवस्था भेद से, देश भेद से, काल भेद से, स्वरूप भेद से वैशिष्ट्य होने पर भी अनंतता हो जाती है। वो किसी भी काल में लिखा गया हो, लेकिन संस्कृत कवि जब लिखेगा तो उसकी कविता अनंत को प्राप्त करेगी, वह भले पुराने अर्थों से युक्त होकर नवीनता को प्राप्त करे या कि स्वयं से नवीन भाव से युक्त होकर। आज बहुत सुंदर बात हुई कि संस्कृत साहित्य में आधुनिकता पर भी विचार हुआ कि हमारे साहित्य में आधुनिकता क्या है, जो कि सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वदेशिक है। वही आधुनिकता है जो कि अधुना जिस समय हम बात करें उस समय रेलेवेंट हो, उस समय प्रभावी हो। तो संस्कृत साहित्य के आलोड़न से भार्गव साहब ने 2 उदाहरणों से इस बात को पुष्ट किया कि किस प्रकार हमारा साहित्य आधुनिक है। और हर्षदेव माधव ने कि आधुनिक संस्कृत साहित्य की जो विस्तृत चर्चा की कि किस प्रकार ये नदी के प्रवाह की तरह निरंतर प्रवाहित है और आज तक भी जिज्ञासुओं की प्यास बुझा रहा है, पथ प्रेरक है और जीवन को सशक्त बनाने में समर्थ है। इस दृष्टि से जब माघ ये कहते हैं कि क्षणे क्षणे ये नवताम उपैति, तो यथ और नवताम 2 शब्दों का प्रयोग किया। यथ जो कि प्राचीन से, परंपरा से प्राप्त है, उसमें जब नवीनता, काल भेद, देश भेद, वर्तमान परिस्थितियां, स्वरूप भेद, कथन का भेद जो कह रहा है कवि, उसके भेद, एक अंगूठे का निशान भी दुनिया भर के लोगों का भिन्न है। तो जो कवि कविता करेगा उसका दृष्टिकोण तो भिन्न होगा ही। तो एक ही विषय पर 2 दृष्टिकोणों से जो बात हुई है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगी कि संस्कृत परंपरा ने समय समय पर समय के अनुसार अपने कलेवर में परिवर्तन कर नवीनता को अपनाया है और इसीलिए आज भी जीवंत है और सामयिक साहित्य की सर्जक है। क्योंकि कवि में निहित है कविता। तो माघ ने कहा तेज क्षमा व नैकंतम कालज्ञस्य महीपते है नैक मोज प्रसादो व रस भाव विदो कवे है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार जो कालज्ञ राजा होता है वह न केवल तेज का सहारा लेता है, वीरता का, और न केवल क्षमा का, उसको ये देखना होता है कि किस परिस्थिति में क्या करना है। ऐसे ही जो रस भावविद कवि हैं वो भी सापेक्षता के आधार पर यह निर्णय करते हैं कि उसकी रचना कैसी हो।
इसलिए संस्कृत कवियों में जो आधुनिकता की बात आई वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दाक्ष्यम ही सद्यः फलदम, जो कवि में तो जो दाक्ष्य होता है, जो दक्षता होती है, वही कविता रूपी फल को प्रदान करती है। इसलिए वो दक्षता तब भी इम्पॉर्टेंट थी, चाहे वो कालिदास का युग था या ऋग्वेद का युग था या रामायण का युग था, और आज भी सशक्त है, चाहे वो हर्ष माधव देव के हाइकू की रचना हो। तो इस दृष्टि से मैं यह कहना चाहूँगी कि हर्षदेव माधव जी ने बहुत विस्तार से, अभिराज राजेंद्र विश्व ने काल का क्या विभाजन किया, 1784 से 1884 को पुनर्जागरण काल कहा, या वगैरह। राधा वल्लभ जी ने किस प्रकार ये कहा कि हेस्टिंग्स के समय में संस्कृत का उत्थान हुआ, या उन्होंने उसको एक 1884 से 1950 को स्थापना काल कहकर छंद मुक्त रचना की शुरुआत मानी, या 1950 से 1985 तक को समृद्धि काल कहा, वगैरह वगैरह। बहुत विस्तार से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन पर जो रचनाएं हुई उनकी बात भी की। और मुख्य रूप से 2002 में हर्षदेव माधव ने स्वयं 53 कवियों के हस्ताक्षर से आधुनिक संस्कृत साहित्य संदर्भ ग्रंथ दिया। और आज उन्होंने कहा कि आज 200-250 लोग संस्कृत में कविता कर रहे हैं, काव्य लिख रहे हैं, नाना प्रकार के। तो हर्षदेव स्वयं आधुनिकता के प्रतीक मैं कहूँ, उन्होंने खुद ने कहा है कि मया शब्दैः सह संवादः कृतः, अर्थैः सह विश्रम्भ कथा कृता, मौनेन च वार्तालापः कृतः। तो संस्कृत में जो संक्षेप में बताने की कला है, उस कला को पकड़कर किस प्रकार हाइकू का प्रथम चरण 5 वर्ण का, द्वितीय चरण 7 वर्ण का, तृतीय चरण 5 वर्ण का, तो 17 वर्णों में किसी बिंब को प्रस्तुत कर देना, किसी अवस्था को प्रस्तुत कर देना, किसी एक नैतिक निर्देश प्रदान कर देना, प्रकृति का चित्रण कर देना। तो आज के इस आयोजन में हर्षदेव माधव साहब के इतने सुंदर और विस्तृत आलोडन के लिए जो उन्होंने आधुनिक संस्कृत साहित्य का एक विमर्श प्रस्तुत किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और बहुत लंबी बात उन्होंने क्या कही उसको रिपीट नहीं करना चाहती। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि वैदिक काल से संस्कृत साहित्य या जो संस्कृत का सृजन हुआ अनवरत जारी है। जैसा मैंने कहा कि आकार बदला है। वेदों में धार्मिक देव पूजा प्रमुख थी, रामायण तक आए तो वो साधारण वर्णनात्मक वर्णन था। महाभारत और पुराण काव्य को देखें तो वो परिष्कृत और अलंकृत हो गए, विषय वस्तु भी बदले। महाकाव्यों में राज्याश्रित साहित्य, स्तोत्र काव्यों में भक्ति काव्य, प्रशस्तियों में स्तुति काव्य और नीति काव्यों और सुभाषितों में सूक्ति परक और उपदेश परक काव्य आते गए। अब ये परंपराबद्ध जो संस्कृत साहित्य था उसमें जब आधुनिकता का प्रवेश आया तो नए छंद मुक्त कविता भी हुई और नए छंद भी आए और अनुप्रास और यमक रहित श्लोक भी हुए। और आज वापस श्लेष वाले श्लोक ऐसे भी आ रहे हैं कि जिसमें इस प्रकार के वर्णन है कि एक तरफ हम जिस अंग्रेज शासन में रहते थे उसकी क्या विडंबनाएं थी और दूसरी तरफ उसका अर्थ ये है कि वेदांत का स्वरूप क्या है वगैरह। आप देखिए, मैं जयपुर में बैठी बात कर रही हूँ, इसलिए 20वीं सदी के प्रारंभ में जयपुर के मथुरानाथ भट्ट शास्त्री ने साहित्य वैभवम और जयपुर वैभवम में बहुत से हिंदी के छंद, दोहा, सोरठा, चौपाई आदि तथा उर्दू के बहरे हजाज मुसद्दद महजफ, बहरे रमन मुसम्मन मजहब आदि छंदों का प्रयोग किया। कई संस्कृत पत्रिकाओं में संस्कृत कविता कव्वाली के रूप में, गज़ल के रूप में भी पेश हुई। संस्कृत कवियों ने फिल्मी गीतों की धुनों पर भी संस्कृत गीत लिखे और इसके लिए ये होशियारपुर से एक प्रकाशित हुआ ग्रंथ अभिनव राग गोविंद शिव प्रसाद जी भारद्वाज का, तो उसमें तो इस प्रकार के श्रृंखलाबद्ध आपको गीत मिलेंगे। हिंदी में जिसको अकविता कहते हैं, ऐसी अतुकांत कविताएं या छंद रहित कविताएं संस्कृत में होने लगी। यहाँ अब एक आक्षेप जो आता है संस्कृत, जैसा कि संकेत भी किया गया पहले कि संस्कृत में ऐतिहासिक काव्य नहीं लिखे गए, इतिहास को जानना हो तो संस्कृत काव्य मदद नहीं करता, ये आक्षेप गलत है, ये मिथ्या धारणा है। यहाँ तो ऐसा तक हो रहा है कि कल्हण की राजतरंगिणी को आधुनिक काव्य में भारतानुवर्णनम के द्वारा अपडेट किया गया है। जहाँ छूटा है वहाँ से आगे आज तक उसको ले आए हैं। टी गणपति शास्त्री 1963 में भारतीय इतिवृत्तम या रामावतार शर्मा 1963 नागपुर के द्वारा जो ये लिखा
लिखा गया। फिर भारतीय इतिहास इंद्र विद्या वाचस्पति रोहतक से प्रकाशित हुआ 1970 में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वातंत्र्यता के लिए तैयार करने वाले, स्वतंत्रता के उपरांत इसके अलावा इतिहास लिखने वाले, रामनाथ नंद की जयपुर राजवंशावली, लक्ष्मी नरसिंह की चालुक्य चरित, सुबोध चंद्र पंत का झांसीश्वरी चरित, मतलब प्रत्येक स्टेट के चरित्र भी लिखे जाने लगे। और आपको पता है कि महात्मा गांधी, तिलक, बोस, इन पर तो न जाने दसियों संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। और मुक्त, छंद मुक्त कविता में मैं एक नाम लेना चाहूँगी, रामकरण शर्मा, 2-3 नाम, कृष्णलाल, ओम प्रकाश ठाकुर, केशव चंद्र दास, देवदत्त भाटी, पुष्पा त्रिवेदी, नलिनी शुक्ला और हर्षदेव माधव तो आपके सामने हैं ही, जिन्होंने सोजो, तंका, हाइकू, गज़ल, इस प्रकार ग्राफ और नक्शे के जरिए चित्र शैली में भी उन्होंने देने का प्रस्तुत किया। और बंगाल के जो बॉल गीत थे, तो वो जो बॉल गीतों को, एकला चालो रे इत्यादि, उन तक को संस्कृत पोइट्री में ढालने का प्रयास किया। एक नाम मैं अंत में लेना चाहूँगी कि ये शंखनाद लिखने वाले हरिदत्त पालीवाल, निर्भय, क्या कविता लिखी है कि उस समय अंग्रेजों का शोषण और दूसरी तरफ अकाल की विभीषिका, ऐसे वर्णन, लग्न दत्त, गरीबी का चित्रण पढ़कर आंसू आ जाएं। श्रीराम शास्त्री तैलंग, भालचंद्र शास्त्री श्लेष में जो किया, जो काम अंग्रेज जी साहित्य में नहीं हुआ, वो न जाने यहाँ। और आज की बात आओ, चाय और कॉफ़ी तो हर घर में है, तो किस प्रकार लघु और व्यंग्यपूर्ण संस्कृत काव्य लिखे गए मतकुण पर, मच्छर पर। फिर चाय कॉफ़ी की आदत, काफ़ी पानीयम, संपत कुमार ने लिखा काफी त्याग द्वादश मंजरी का। एक तरफ त्याग की बात कर रहे हैं, एक तरफ वी स्वामीनाथ शर्मा कह रहे हैं काफी षोडशी का, कि ये तो पीना बहुत ही अच्छा और बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार सहस्त्रबुद्धे ने चाह गीता, चाय पर गीता लिख दी कि भाई चाय के बिना आज की दुनिया में काम नहीं हो रहा है। फिर कपि नाम उपवासः डी.टी. ताताचार्य ने लिखा कि ये तप केवल दिखाऊ, लोग बाग दिखाने के लिए तप करते हैं, वास्तविक तप क्या है, ऐसा व्यंग्य। प्रसन्न सेरी नीलकंठ शर्मा ने 1997 में सात्विक स्वप्न नाम से नारेबाजी पर व्यंग किया कि किस प्रकार अलग अलग पार्टी के बैल हैं, बंदर है, लोमड़ी है, तोता है, तो इनको एक परिप्रेक्ष्य देकर कि कैसे नारे फिजूल के कर रहे हैं। फिर आई पत्रिकाओं में पैरोडी, काव्यामृत धारा गुरुदयाल शास्त्री की, कंटकार्जुन आदि। फिर आया यात्रा वृत्त, पहले तीर्थ यात्रा आदि पर लेखन होता था, अब सांस्कृतिक पर्यटन स्थल, विदेशों के यात्रा वृत्त वगैरह बहुत होने लगे। आप देखिए नीदरलैंड की यात्रा का वर्णन जो छाबड़ा जी कर रहे हैं, न्यक्तर जनपद शोभा, नीदरलैंड न्यक्तर जनपद शोभा। और इसके अलावा सी कुन्नन राजा ने भी इस पर कविता लिखी। और आपको पता है कि सत्यव्रत शास्त्री जो आज आधुनिकता के भी और पौराणिक के भी कवि मनीषी माने जाते हैं, तो शर्मण्य देशः सुतराम विभाति 1976 में लिखा जर्मनी के उस पर। और अंत में पत्र काव्यों की श्रृंखला में भी ये पत्र काव्य लिखे गए सत्यव्रत शास्त्री जी द्वारा, 124 पत्र, 2222 स्टेंजाज और विरह और शोक के गीत भी, एलिगी भी। स्मृति तरंग टी.जी. मायणकर ने अपनी पत्नी के शोक में 1972 में लिखा। ये विरह लहरी एस.बी. विलणकर ने 25 गीतों को लिखा जो राग और तालबद्ध हैं 1967 में। तो इस प्रकार दीपक घोष ने संस्कृत की दुर्दशा पर विरह गीत लिखा। इतने नए नए प्रयोग, ऐसे प्रयोग जो कि संस्कृत में इसलिए संभव है कि ये भाषा बहुत समर्थ है, शब्द की दृष्टि से, वाक्य की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, बोध की दृष्टि से। तो अधीति, बोध, आचरण, प्रचारण, ये चारों संस्कृत में बहुत सुलभ है। इस बात को कहकर मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ कि जो माघ ने हमें क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया का सूत्र दिया है, तो ये कि प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, वो प्रतिक्षण बदलती है, इसलिए तो बदलती है। तो वो हमारी दृष्टि क्या उस क्षण पर रहेगी कि इस क्षण में देखा वो दूसरे क्षण नहीं है, ऐसी दार्शनिक दृष्टि का अवलंबन लेते हुए हमें अपना परिचित भी बार बार देखें तो नया नया लगे, इस भावना के साथ हम अपने जीवन को आनंदमय कुशल बनाएं।